नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता पर। मैं राजीव मिश्रा। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक जिससे लगभग हर स्टूडेंट परेशान रहता है और कहीं ना कहीं ये समस्या बनी ही रहती है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। इसको हिंदी में दोस्तों कहा जाता है कथन एवं तर्क। कथन एवं तर्क। इसमें दोस्तों आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है और एक या एक से अधिक, दो या तीन आपको तर्क दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि तर्क कैसा है, प्रबल है या दुर्बल है। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि स्टेटमेंट क्या होता है और तर्क क्या होता है। तो देखिए, स्टेटमेंट किसी वाक्य को मैंने कहा, कुछ भी कहा, वो हमारा क्या कहलाएगा, स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट को जब आप चेक करेंगे अपने विवेक के अनुसार, जब आप देखेंगे तब आप उसमें बताएंगे कि वो तर्क सही है या गलत है। तो स्टेटमेंट के साथ दोस्तों तीन चीजें आती हैं आपका। एक आपका दोस्तों तर्क आएगा, एक आपका निष्कर्ष आएगा और एक आपका पूर्व धारणा। और ये तीनों ही टॉपिक्स आने वाले हर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और अभी तक पूछे भी गए हैं। तर्क को हम आर्गुमेंट कहते हैं, निष्कर्ष को हम कंक्लूजन कहते हैं और पूर्व धारणा को एजम्पशन कहते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम इन तीनों में अंतर समझेंगे कि इन तीनों में अंतर क्या है। जब इन तीनों में आपको अंतर समझ में आएगा कि तर्क किसे कहा जाता है, निष्कर्ष किसे कहा जाता है और पूर्व धारणा किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग निष्कर्ष। आप लोगों को पता होगा किसी चीज के आप रिजल्ट पर पहुंच जाएं, वो क्या कहलाता है, निष्कर्ष कहलाता है। जैसे मान लीजिए इंडिया और कोई भी एक देश ले लीजिए, इंडोनेशिया ले लिया हमने, के बीच में क्रिकेट मैच हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, क्रिकेट। तो अब देखिए यहां पर आपकी पूर्व धारणा क्या रहेगी। यहां पर आपकी पूर्व धारणा रहेगी कि इंडिया मैच जीत जाएगी। क्या रहेगी पूर्व धारणा, कि इंडिया मैच जीत जाएगी। अब दोनों के बीच में मैच हुआ, निष्कर्ष निकला कि इंडिया मैच हार गई। इंडिया मैच हार गई। उसके बाद जो अब टीम के द्वारा बातें कही जाएंगी वो क्या होंगी, तर्क होंगी। अब समझिए इस बात को, आपने ये पूर्व धारणा क्यों लगाई होगी। आपने ये पूर्व धारणा इसलिए लगाई क्योंकि आपको पता है कि इंडिया टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं वो काफी अच्छा खेलते हैं, बॉलर्स अच्छे हैं, ऑलराउंडर्स अच्छे हैं। इंडोनेशिया की टीम अभी अभी नई नई आई है तो उनको एक्सपीरियंस नहीं है इतना ज्यादा। तो मतलब पूर्व धारणा जो आप देते हैं वो आपके पहले के ज्ञान के ऊपर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है, पहले के ज्ञान के ऊपर। अब आपने पूर्व धारणा दिया कि इंडिया मैच जीत जाएगी, ये आपकी पूर्व धारणा थी, आपकी एजम्पशन थी। दोनों के बीच में मैच हुआ और इंडिया मैच हार गई, इंडिया क्रिकेट हार गया। ये क्या निकल के आया दोस्तों, ये निष्कर्ष निकल के आया। क्या निकल के आया, निष्कर्ष। अब टीम इंडिया के कप्तान के द्वारा जो बातें बताई जाएंगी कि ये लोग नए थे, इनकी बॉलिंग मुझे नहीं समझ में आई, ऐसा हुआ, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, वो आपका तर्क कहलाएगा। तर्क मतलब कोई बात कही जाए उस पर अपना तर्क देना कि ये सही है कि गलत है, वही कहलाता है तर्क। अब अगर बात करी जाए तो ये तर्क दोस्तों दो प्रकार के होते हैं।
आशा करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों कि तर्क किसे कहा जाता है, पूर्व धारणा किसे कहा जाता है, निष्कर्ष किसे कहा जाता है, ये सब समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया हो तो सभी लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए। और जैसा कि अभी बीते दिनों में कई सारे लोगों के कॉल्स भी आए, कई सारे लोगों के कमेंट्स, अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, इन सब चीजों से दोस्तों हमारी टीम को एक साहस मिलता है, एक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उत्तेजना मिलती है। आप लोग दोस्तों ऐसे ही लगातार प्यारे प्यारे कमेंट्स करते जाइए। हमारी टीम आपके साथ हमेशा बनी हुई है, बेहतर देने के लिए हम लोग तैयार हैं और बेहतर देते रहेंगे। चलिए देखते हैं तर्क। अब दोस्तों तर्क आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है जिसको तर्क को कहा जाता है प्रबल, और दूसरा है तर्क आपका दुर्बल। तो तर्क दो प्रकार के हुए, एक प्रबल तर्क और एक दुर्बल तर्क। प्रबल को आप सत्य भी कह सकते हैं और इसको आप असत्य भी कह सकते हैं। आशा करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। वहां पर दोस्तों आपको सत्य या असत्य नहीं आएगा, वहां पर आपको जो एग्जाम में आएगा वो प्रबल या दुर्बल करके आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा तर्क प्रबल है और कौन सा तर्क दुर्बल है। जैसे देखिए आपको एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में देते हैं। जैसे आपको कथन दे रखा है दोस्तों, क्या पेड़ों की कटाई पर रोक लगा देनी चाहिए। और दोस्तों स्टेटमेंट जो आर्गुमेंट के साथ आता है ज्यादातर उसमें क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, ज्यादातर वो क्वेश्चन मार्क के साथ ही पूछा जाता है। अब आपका कथन है क्या पेड़ों की कटाई पर रोक लगा देना चाहिए, और तर्क दे रखा है हाँ पेड़ों की कटाई पर रोक लगा देना चाहिए। पहला तर्क है दोस्तों ये आपका, हाँ पेड़ों की कटाई पर रोक लगा देना चाहिए। दूसरा तर्क है आपका नहीं, इससे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को काफी नुकसान होगा। पहला तर्क है आपका दोस्तों, हाँ पेड़ों की कटाई पर रोक लगा देना चाहिए। दूसरा तर्क है नहीं, इससे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को काफी नुकसान होगा। अब दोस्तों आप लोगों का दिमाग ये काम करेगा कि हाँ पेड़ों की कटाई पर रोक लगा देना चाहिए, तो ये कथन सही होना चाहिए। नहीं, इससे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को काफी नुकसान होगा। अब मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को काफी नुकसान होगा, जैसा कि आप देखते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स में कई सारी लकड़ियों की जरूरत होती है। अगर हम पेड़ों की कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध कर देंगे तो बिल्डिंग मटेरियल्स में दिक्कत आएगी, फर्नीचर्स बनाने में दिक्कत आएगी, तो मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, ये आप सोच के इसको भी क्या कर देंगे, सही कर देंगे। और ये दोनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, गलत हो जाएंगे। तो इन्हीं चीजों को सही करने के लिए हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट आपको सही कैसे करना है। और दोस्तों वादा है आपका कि मैं आपको जो 10 से 12 पॉइंट यहां लिख के बताऊंगा वो आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन एवं तर्क
आपका कभी भी गलत नहीं होने वाला है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर शुरू करते हैं हम लोग इसको। तो दोस्तों आज का ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अगर आपने इस पे कमांड बना ली तो लॉजिकल रीजनिंग दोस्तों आजकल एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। जैसा कि आपने वीडियो के पेपर में देखा होगा, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट सबसे ज्यादा था। कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, कथन पूर्व धारणा, ये प्रश्न बहुत अधिक पूछे गए थे। लेखपाल का पेपर देने आप जाएंगे, इन्हीं से आपका पाला पड़ेगा। पीसीएस का आप पेपर देने जाएं, आपको ये देखने को मिलता है। यूपी पुलिस का पेपर आप जब उठा के देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स, जिसमें आपको कथन तर्क, कथन पूर्व धारणा, बहुतायत मात्रा में आपको क्वेश्चंस इसके देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग लगभग 4 से 5 नंबर पक्के करने वाले हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ अंत तक। आइए देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, क्या पेड़ों की कटाई पर रोक लगा देना चाहिए। अब आपको अगर ये स्टेटमेंट्स जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ये आपको अगर नहीं पता होंगे तो आप उसको सही करेंगे। हाँ, पेड़ों की कटाई पर रोक लगा देना चाहिए। आपको पता है क्योंकि पेड़ों की कटाई से नुकसान होता है तो पेड़ों की कटाई पर रोक लगना चाहिए, अमूमन सी बात है। अगर किसी आम आदमी से आप पूछेंगे कि क्या पेड़ों की कटाई पर रोक लगा देनी चाहिए तो उसका जी जवाब यही होगा कि हाँ, पेड़ों की कटाई पर रोक लगा देनी चाहिए। लेकिन रीजनिंग में आपको अपनी तरफ से नहीं सोचना होता है। जो रीजनिंग कह रही है वही मानना होता है। अगर रीजनिंग ने कह दिया है कि विराट कोहली हॉर्स राइडर हैं तो आपको मानना पड़ेगा विराट कोहली हॉर्स राइडर हैं। आपको लाख पता हो कि महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर हैं, उसने फुटबॉलर कहा तो आपको मानना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ 10 से 12 पॉइंट्स हैं, उनको आपको याद रखना है तो आपका कथन और तर्क कभी भी गलत नहीं होगा। आप कोई भी सवाल उठा के तर्क का सही कर सकते हैं। देखिए, कल्पनाओं एवं धारणाओं पर आधारित तर्क दुर्बल होते हैं। जो कल्पना और धारणा पर आधारित तर्क जो होते हैं वो कैसे होते हैं दोस्तों? दुर्बल होते हैं। तर्क जैसा कि मैंने आपको बताया, एक प्रबल होता है और एक दुर्बल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले दुर्बल छांट लेते हैं, जितने बचे वो सब प्रबल हो जाएंगे। जैसे छोटे क्लासों में हम लोग क्या किया करते थे, ट्रू फॉल्स में या तो ट्रू छांट लिया या फॉल्स छांट लिया, तो जो बचा हुआ वो ट्रू हो गया या बचा हुआ फॉल्स हो गया। तो एक को हम लोग निकाल लेते हैं, बचा हुआ अपने आप प्रबल हो जाएगा। तो कल्पनाओं एवं धारणाओं पर आधारित तर्क दोस्तों क्या होता है? दुर्बल होता है। कल्पना क्या होती है दोस्तों? और धारणा क्या होती है? कल्पना दोस्तों वो होती है जिसके बारे में आप सोच लें और जो वास्तविकता में ना हो। इमेजिन करना ही क्या कहलाता है? कल्पना कहलाता है। इमेजिन का मतलब क्या होता है? कल्पना। जैसे आपके जितने भी सुपर हीरोज हैं वो क्या हैं? कल्पना है। जैसे आपका बैटमैन हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, उसके बाद हम लोगों के जमाने का सुपर हीरो शक्तिमान हो गया। तो ये सब दोस्तों क्या है? कल्पना है। धारणा दोस्तों क्या होती है? किसी एक चीज के बारे में अपने आप खुद विचार बना लेना, वो कहलाती है आपकी धारणा। धारणा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है, धारणा किसी समाज विशेष की भी हो सकती है। जैसे सती प्रथा एक प्रकार की समाज विशेष की धारणा थी। कोई एक स्त्री बहुत पहले अपने पति के साथ जल के राख हो गई होगी। अब समाज ने क्या धारणा बना ली कि हर स्त्री को पति के मरने के बाद मरना पड़ेगा। तो वो धारणा उभर के आई सती प्रथा, जिसका अंत किसने किया दोस्तों? राजा राम मोहन राय। आज उनके जन्म शताब्दी है, आज ही के दिन वो पैदा हुए थे। आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है उन्हें, राजा राम मोहन राय जी को। और काफी सारे प्रयास किए उन्होंने, राजा राम मोहन राय जी ने। सती प्रथा का अंत करवाया, ठगी प्रथा का अंत करवाया। तो राजा राम मोहन राय जी का आधुनिक भारत में बहुत ही हाथ रहा। उनको भारत को आगे तक ले जाने के दूरगामी सोच के व्यक्ति थे। तो कल्पनाओं एवं धारणाओं पर आधारित तर्क, तो ऐसे जितने भी तर्क होंगे जो कल्पना पर आधारित होंगे और धारणा पर आधारित होंगे, वो हमेशा कैसे होंगे दोस्तों? दुर्बल होंगे।
तो अब आप क्वेश्चन पढ़िए, जैसे ही देखिए ये तर्क है, कल्पना पर अगर आधारित है तो तुरंत आंख मीच के उसको गलत कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। दूसरा, यदि किसी तर्क में कथन की बात को दोहरा दिया जाए या कथन की पुनरावृत्ति हो जाए तो वो तर्क कैसा होता है दोस्तों? दुर्बल होता है। जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया था, क्या पेड़ों की कटाई पर रोक लगा देना चाहिए? तो पहला वाला तर्क था उसमें हाँ, पेड़ों की कटाई पर रोक लगा देना चाहिए। केवल हाँ और ना के साथ पूरा कथन उसने क्या कर दिया दोस्तों? पुनरावृत्ति कर दी, दोहरा दिया, उसका रिवाइज कर दिया। तो जैसा कि यहां लिखा हुआ है कि तर्क को अगर दोहराया जाएगा, कथन को अगर दोहराया जाएगा तर्क में, तो हमारा तर्क कैसा होगा? दुर्बल होगा। इसलिए उस क्वेश्चन में जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिया था, पहला तर्क क्या होगा दोस्तों? गलत होगा। आशा करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से हाँ लिखिए। सभी लोगों का जवाब आना चाहिए दोस्तों। जल्दी से हाँ कर दीजिए कि हाँ समझ में आ गया है। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों हम लोग। किसी भी तर्क में केवल बस यही एक मात्र जैसे शब्द जुड़े हों तो तर्क कैसे होते हैं दोस्तों? दुर्बल होते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद जाएं, उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद जाएं। तर्क में दिया गया है हाँ, केवल इलाहाबाद में ही उच्च शिक्षा मिलती है। जैसे आपको तर्क दिया हाँ, केवल इलाहाबाद में ही उच्च शिक्षा मिलती है। तो अब दोस्तों आप इसको क्या करेंगे? ये गलत होगा, क्योंकि हाँ, केवल इलाहाबाद में ही उच्च शिक्षा मिलती है ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे SRM एजुकेट चैनल पे भी उच्च शिक्षा मिलती है, ऐसा आप लोग कह सकते हैं। तो जिस किसी के साथ हाँ, केवल, बस यही एक मात्र जैसे शब्द जुड़ जाएं तो हमारा तर्क दोस्तों क्या होगा? दुर्बल होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको याद कर लीजिएगा दोस्तों। ऐसा का ऐसा ही तर्क को आप देखेंगे, इनसे आप मिलाएंगे, आपको तर्क प्रबल करना है, दुर्बल करना है, बस आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट्स हैं हमारे, किसी व्यक्ति विशेष एवं उसकी शिक्षा पर आधारित तर्क। अगर किसी शिक्षा पर आधारित तर्क जो होंगे वो दुर्बल होंगे। किसी व्यक्ति विशेष एवं उसकी शिक्षाओं पर आधारित तर्क दुर्बल होते हैं, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। जैसे आपसे कहा गया कि महात्मा गांधी लॉ की पढ़ाई करने के लिए अफ्रीका गए थे, आप भी लॉ पढ़ने के लिए अफ्रीका जाएं, ऐसा तर्क में कहा गया, तो वो तर्क दुर्बल हो जाएगा। चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे CM हो, चाहे हमारे दादाजी हो, कोई भी हो, उनके शिक्षा पर आधारित तर्क और उनकी धारणा अगर होगी तो वो गलत हो जाएगी, हमारे तर्क को कैसा बना देगी? दुर्बल बना देगी। ऐसा क्यों होता है, आइए ये समझते हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, उनके साथ न जाने क्या परिस्थितियां रही होंगी, उन्होंने किस परिस्थिति में पढ़ाई करी, उनकी स्थिति बेहतर थी, वो अफ्रीका अबॉर्ड जाने के लायक थे, उनके घर में इतना पैसा था कि वो अबॉर्ड जा सकें। पता चले आपके पास इतना भी पैसा ना हो कि आप देश के ही बड़ी यूनिवर्सिटी में ना पढ़ पाए, तो किसी दूसरे की शिक्षा पर आधारित तर्क जितने भी होंगे वो हमेशा दुर्बल होंगे, और चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। आशा करता हूं ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्या है ये पॉइंट दोस्तों? किसी व्यक्ति विशेष एवं उसकी शिक्षा पर आधारित तर्क दुर्बल होंगे, चाहे किसी व्यक्ति विशेष की बात कर दी जाए और चाहे उसकी शिक्षाओं पर आधारित तर्क की बात कर दी जाए, वो तर्क सदैव दुर्बल होंगे। किसी व्यक्ति की धारणा, किसी अखबार की और किसी नेता की बात पर आधारित तर्क दुर्बल होते हैं। किसी व्यक्ति की धारणा, किसी एक व्यक्ति की धारणा पूरे समाज पर नहीं थोपी जा सकती है। जैसे एक परिवार में 8 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं दोस्तों? 8 सदस्य हैं।
अब परिवार का जो मुखिया है उसको करेला अच्छा लगता है खाने में, तो ऐसा थोड़ी ना है कि परिवार के बाकी के सातों सदस्य को करेला अच्छा लगता होगा। उसकी अपनी धारणा है करेले के बारे में, इस वजह से उसे करेला अच्छा लगता है। या परिवार के 7 सदस्यों में किसी एक को कोई पार्टी अच्छी लगती है, किसी एक को कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी अच्छी लगती है, तो उनके मन में अपने अपने विचार हैं उन पार्टी को लेकर। तो ऐसा तो है नहीं कि एक व्यक्ति की धारणा को पूरे समाज पर, पूरे परिवार पर थोप दी जाएगी। तो किसी व्यक्ति विशेष की धारणा, किसी अखबार की बातों पर आधारित जो तर्क होते हैं दोस्तों, वो भी क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। अखबार, जैसा कि आप लोगों को सभी को पता होगा कि अखबार को न्यायालय में सबूत के तौर पे पेश नहीं किया जा सकता है। ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि मान लीजिए आप अपने शहर के एक बहुत बड़े बाहुबली हैं। कौन है दोस्तों, बाहुबली। आपका किसी एक व्यक्ति के साथ झगड़ा हो, झगड़ा आपका पहुंचा कोर्ट में, न्यायालय में। अब आपके पास अनाप शनाप पैसा है, धन है, संपत्ति है, आप जिसे चाहें अपने इलाके में खरीद सकते हैं, जिसे चाहें उसे मार पीट सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि आपका समाज में एक पद है, लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपसे डरते हैं। तो इस वजह से आप चाहेंगे तो किसी भी एडिटर को पैसा देके उससे जो चाहेंगे वो न्यूज़पेपर में छपवा सकते हैं। अब उस गरीब को क्या न्याय मिल पाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर अखबार में लिखी हुई बात को सत्य मान लिया तो अखबार में तो मैं जो चाहूंगा वो मैं लिखवा लूंगा। तो इस वजह से अखबार को सबूत के तौर पे न्यायालय में पेश नहीं किया जाता है। आज तक अखबार को सबूत के तौर पे मान्य नहीं किया गया है न्यायालय में, इसी कारण से। बल्कि सूचना का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा माध्यम आज भी हमारे देश में बना हुआ है न्यूज़पेपर। इस स्मार्टफोन की जिंदगी में, जब से स्मार्टफोन आया है तब से लेटर, आपके पत्र बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। लोग पत्र लिखना भूल गए हैं, मैसेज से काम चलाते हैं। एकमात्र न्यूज़पेपर ही ऐसा है दोस्तों जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आपके मोबाइल पे भी न्यूज़पेपर आ जाता है, लेकिन मोबाइल में लगभग लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो सूचना का एक बहुत ही अच्छा माध्यम आज भी बना हुआ है हमारा न्यूज़पेपर। देश दुनिया की जगत की खबरें हमको डेली का डेली पहुंचाता है। लेकिन अखबार की बात को हम क्या मानते हैं? गलत मानते हैं। नेता की बात तो वैसे भी डैश लात होती है, सामने नहीं कह सकते हैं। तो नेताओं की बात पर जो आधारित तर्क होंगे दोस्तों, वो भी क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। जैसे किसी ने कहा कि इस बार मैं चुनाव जीतूंगा तो गांव में 4 प्याऊ लगवाऊंगा, गांव को मैं आधुनिक बना दूंगा, बिजली सेवाएं अच्छी कर दूंगा, गांव को मैं रोशन कर दूंगा। चुनाव जीत गए, उसके बाद अपने घर में ही बिजली लगवा रहे हैं प्रधान जी, घर में ही भैंसियां आ रही हैं, डेयरी खुल गई, अपने गांव को छोड़कर अपने घर को ही आधुनिक बनाने में लगे हैं, उसमें लगे हुए हैं। तो नेताओं की बात पर आधारित तर्क भी क्या होता है दोस्तों? दुर्बल होता है। आशा करता हूं ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, किसी देश एवं उस देश की नीतियों से तुलना तर्क को दुर्बल बनाती है। किसी भी देश के साथ अगर अपने देश की तुलना कर दी जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? तर्क दुर्बल हो जाएगा। जैसा कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे, सब लोग कहते हैं अरे अमेरिका इतना वो हो गया है, चाइना इतना वो हो गया है, हम लोग, हमारे देश में कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो वो बिल्कुल गलत है। उस देश के साथ क्या परिस्थितियां हैं? वहां की जनता स्मार्ट है, वहां के नेता अच्छे हैं, वहां के लोगों की सोच अच्छी है, इस वजह से वो लोग विकसित हो चुके हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता हो, चाइना, हम लोग पहले परमाणु शक्ति बने, हमारे साथ ही चाइना ने परमाणु शक्ति बना। जिस वर्ष हम परमाणु शक्ति बने उसी वर्ष चाइना परमाणु शक्ति बना। लेकिन आज चाइना हम लोगों से कितना आगे निकल गया। तो उस देश की परिस्थितियां, उस देश की स्थितियों से तुलना हम अपने देश से नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी देश की तुलना अगर किसी देश की नीति के साथ कर दी जाए तो वो तुलना क्या होती है दोस्तों? गलत होती है। जैसे कि आपको दिया गया, भारत में अंग्रेजी को शिक्षा हेतु
भारत में अंग्रेजी माध्यम को शिक्षा हेतु अपनाना चाहिए। तर्क है हाँ, अमेरिका में भी इंग्लिश चलती है, अंग्रेजी चलती है। आंख मीच के ये तर्क क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में इंग्लिश चलती है क्योंकि वहां के लोगों की मातृभाषा ही इंग्लिश है, तो वहां इंग्लिश चलना अमूमन सी बात है। लेकिन भारत में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ की मातृभाषा हिंदी है, तो यहाँ अंग्रेजी चलाने के लिए काफी कुछ सोचना पड़ेगा। अब अगर यहीं पे तर्क लिखा होता हाँ, अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा का रूप ले चुकी है, इसको जानना समझना जरूरी है, तो तर्क आपका क्या हो जाता, प्रबल हो जाता। दूसरा दोस्तों, आप जब तर्क को प्रबल या दुर्बल बनाएंगे या करेंगे या उसको जब सॉल्व करेंगे, तो आपको एज ए जज सोचना है, एज ए सुपर हीरो सोचना है बैठ के। आपको उसके निगेटिव पहलू, आपको उसके पॉजिटिव पहलू दोनों को देखते हुए तब आपको तर्क पे जाना है कि इसका तर्क क्या हो सकता है। आशा करता हूं ये तीनों पॉइंट और समझ में आ गए होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट्स हैं हमारे, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से जुड़े सकारात्मक तर्क सदैव प्रबल होंगे। जैसा कि आपको पता है, स्वास्थ्य और पर्यावरण के बारे में हमारे संविधान में भी चर्चा करी गई है। तो स्वास्थ्य और पर्यावरण के साथ भारत सरकार कभी भी खिलवाड़ नहीं कर सकती है। स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के साथ भारत सरकार कभी भी समझौता नहीं करेगी। उसके पीछे चाहे लाखों का, अरबों का, करोड़ों का नुकसान हो जाए, लेकिन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। जैसे आज कल का आपका महामारी का दौर चल रहा है, कोरोना वायरस, कोविड-19 कोरोना वायरस, सभी को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले जैसे कि भारत देश में N95 मास्क इतने अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अब कई सारी प्राइवेट कंपनियां आगे आई। हमारी एक भारत सरकार की कंपनी DRDO वो भी आगे आई और लगभग अब 2 लाख से 2.5 लाख मास्क, N95 मास्क डेली निर्मित हो रहे हैं, स्वदेशी मास्क निर्मित हो रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी जो DRDO कंपनी है वो दोस्तों N95 मास्क से आगे बढ़कर N99 मास्क लेकर आ रही है मार्केट में, जो कि हवा को बिल्कुल शुद्ध करके आपके अंदर प्रवेश कराएगी। तो स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के साथ जुड़े जितने भी प्रबल तर्क होंगे, सकारात्मक तौर से जुड़े हुए जितने भी तर्क होंगे, वो सब प्रबल होंगे। जैसे कि अगर उसी को आप ले लें, क्या पेड़ों की कटाई पर रोक लगा देना चाहिए। अब लिखा है हाँ, ये स्वास्थ्य, ये पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन के तहत आता है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया, क्या धूम्रपान पर रोक लगा देनी चाहिए, तो नीचे लिखा हुआ है नहीं, इससे उद्योग जगत को काफी नुकसान पहुंचेगा। तो बिल्कुल नुकसान पहुंचे, रोड पर आ जाएं, चाहे जितना नुकसान हो जाए, लेकिन सरकार को अगर बंद करना है, ऐसा कोई कानून लाएगी कि धूम्रपान निषेध करना है, तो उसको निषेध कर देगी, क्योंकि वो मुद्दा किससे जुड़ा है दोस्तों, वो स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे, कोरोना वायरस की वजह से कई सारे हमारे जो डॉक्टर्स लगे हुए हैं, टीमें जाती थी उनके इलाज के लिए, घर घर पहुंचती थी, तो उन पर हमले हुए, डॉक्टर्स पर हमले हुए। तो सरकार को लगा कि इस पर अब हमें नियम बनाना जरूरी है, क्योंकि व्यक्तियों का स्वास्थ्य सर्वोपरि है, व्यक्तियों का स्वास्थ्य सर्वोपरि है, क्योंकि हमारा जीवन सबसे पहले है, उसके बाद कोई चीज आती है। तो अब एक कानून बना कि डॉक्टर्स पर आप हमला नहीं करेंगे, हमला करेंगे तो 5 साल 7 साल की कैद होगी आपको, उसके बाद कई सारा जुर्माना होगा, जो कि 3 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो अब इन नियमों कानूनों के अंतर्गत दबके डॉक्टर्स पर हमले आप देख रहे होंगे कुछ हद तक कम हो गए हैं। तो स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से जुड़े सकारात्मक रूप से जितने भी तर्क होंगे वो सब प्रबल होंगे, सकारात्मक रूप से। अगर नकारात्मक रूप से जुड़े हुए हैं तो वो कैसे होंगे दोस्तों, दुर्बल होंगे। जादू, रहस्य, चमत्कार जैसे शब्द तथा इस भावना पर आधारित तर्क सदैव कैसे होते हैं दोस्तों, दुर्बल होते हैं। सॉरी। जैसा कि आपको पता है, हमारा भारतीय संविधान, हमारा देश एक संविधान के तहत चलता है, एक कानून के तहत चलता है। आपको पता होगा कि हमारा संविधान किसी भी प्रकार का जादू,
किसी भी प्रकार के रहस्य, किसी भी प्रकार के चमत्कार पर भरोसा नहीं करता है। हर एक के साथ खड़ा है, जादू के साथ भी खड़ा है, रहस्य के साथ भी खड़ा है। आप जादू दिखाइए, पुलिस वहां पर सिक्योरिटी देगी आपको। जैसे कि आप मेलों में जाके देखते होंगे, जादूगर आते हैं, जादू दिखाते हैं, वो केवल और केवल हाथ की सफाई होती है। रहस्य जैसी बातें आती हैं कि इसके पीछे ये रहस्य है, उसके पीछे वो रहस्य है। चमत्कार, जैसे आजकल के मार्केट में जो नए नए बाबा प्रचलित हो गए हैं, वो बड़ा बड़ा चमत्कार करते हैं। 500 का नोट देखते देखते सामने आ गया, इसका वो कर दिया, उसका वो कर दिया। तो ऐसे चमत्कारों पर भी हमारी भारतीय संविधान भरोसा नहीं करती है। और ऐसा कुछ अगर होता तो दोस्तों, भारत सरकार की एक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो ये जितने बाबा आबा जो भविष्य बताते हैं, जो देख के बता देते हैं कि ये होने वाला, वो होने वाला, ये रॉ वाले सब बाबाओं को ले जाके अपने पास रखते और बढ़िया बढ़िया इनको पद देते कि आप चोरी किया हुआ सब बताएंगे, कहां से हमला हो रहा है ये आप बताएंगे, होने वाला है ये बताएंगे, चाइना ने अच्छा कितने हथियार बना लिए हैं आप देख के बता दीजिए, ये हथियार बना लिए हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, ये केवल और केवल आप लोगों को मूर्ख बनाने के लिए बाबा आए हुए हैं मार्केट में। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आपके आस पड़ोस में ही कई सारे लोग मूर्ख बने घूम रहे होंगे बाबाओं के चक्कर में। कोशिश करिए इन सब से बाहर निकल के आइए। 9th, प्रचलित भारतीय कानून और संविधान से विरोध रखने वाले तर्क सदैव दुर्बल होंगे। कानून, जो भी कानून है वो आपको मानना पड़ेगा। इस भारत देश के अगर आप नागरिक हैं तो भारत देश का कानून आपको मानना पड़ेगा, चाहे आप अस माने, चाहे आप बस माने, चाहे आप मन से माने, चाहे आपको जबरदस्ती मनवाया जाए। 2-4 महीना जेल में डाल के, 2-4 डंडे मार मुड़ के, जैसे आपको मनवाना होगा वैसे आपसे मनवाया जाएगा। मन से मानेंगे तो आप खुला घूमिए, यहाँ के नागरिक हैं, आप मन से मानिए। संविधान, इस देश के नागरिक हैं तो संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं, संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं वो आपके ऊपर लागू होंगे, उनको आपको मानना होगा। जो जो संविधान में लिखा है उसी के तहत आपको कार्य करना होगा। जैसे कि संविधान में लिखा है कि आपको स्वास्थ्य एवं पर्यावरण का संरक्षण करना है, संवर्धन करना है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा आपको कोई बॉन्ड नहीं कर सकता, बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर कि आप पेड़ नहीं लगाओगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप पेड़ लगा रहे हैं तो उसका संरक्षण करिए, उसका संवर्धन करिए। जैसे कि संविधान में लिखा है छुआछूत का अंत, छुआछूत का जो अंत हुआ है, अब उसको जो मानेगा, अगर उसकी शिकायत पुलिस थाने में, पुलिस स्टेशन में कर दी गई तो हो सकता है उस व्यक्ति को कुछ वर्षों की कैद हो जाए, उसको सजा का भी प्रावधान है। तो संविधान में जो लिखा है उसको आपको मानना पड़ेगा। और इससे जो विरोध करने वाले भी जो तर्क होंगे वो हमेशा कैसे होंगे दोस्तों, दुर्बल होंगे। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण से सकारात्मक रूप से जुड़े तर्क सदैव प्रबल होंगे। अब उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की बात अगर हम करते हैं तो उदारीकरण मतलब उदार माने होता है दोस्तों सबके कल्याण के लिए। जिसका हृदय उदार होता है, सबके कल्याण के बारे में सोचता है, तो उदारीकरण सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उदारीकरण के अंतर्गत ही आता है, सबका हित हो और सबको सुख प्राप्त हो। वैश्वीकरण मतलब होता है दोस्तों ग्लोबलाइजेशन, हमारे समाज को, हमारे देश को वर्तमान युग के साथ जोड़ना, वर्तमान विश्व के साथ जोड़ना, जो टेक्नोलॉजीज इस टाइम पूरे विश्व में चल रही हैं उसके साथ जोड़ना, यही कहलाता है वैश्वीकरण, उदारीकरण। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, देश में जितना ज्यादा प्राइवेटाइजेशन होगा देश उतना ज्यादा विकास की ओर बढ़ेगा। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे सबसे छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप अगर देखेंगे मेट्रो रेल्स, मेट्रो में आप देखेंगे साफ सफाई काफी अच्छा है। भारतीय रेल आप देख लें, भारतीय रेल में भी कई जगह ऐसे हैं, ट्रेन हैं ऐसी जो साफ सफाई है, लेकिन आमतौर पर आपको देखने को मिलेगा कि सब गंदा संदा पड़ा हुआ है, पटरियों के किनारे गंदगी पड़ी हुई है, सब कूड़ा करकट पैकेट इधर उधर पड़ा हुआ है, आधे से ज्यादा यात्री बिना टिकट के यात्रा कर रहे हैं। लेकिन आप मेट्रो में वहीं आप देखेंगे प्राइवेट है, एक भी व्यक्ति बिना टोकन के यात्रा नहीं कर सकता है।
और रेलवे में अगर आप देखेंगे तो एक ही दो लोग, अगर पैसेंजर ट्रेन है तो एक ही दो लोग टिकट लिए बैठे होंगे, वरना अपने गांव गांव के सामने वो ट्रेनें रोक लेते हैं। तो ये होता है दोस्तों प्राइवेटाइजेशन में अंतर। तो जितना ज्यादा प्राइवेटाइजेशन होगा उतना ज्यादा देश विकास की ओर बढ़ेगा। अब कुछ लोग कह देते हैं कि देश कंपनियां बेची जा रही हैं, वो देश को बेचा जा रहा है। बेचा नहीं जाता दोस्तों, उसको प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, उसका प्राइवेटाइजेशन किया जाता है। अब कुछ चीजें हैं जिनका प्राइवेटाइजेशन हम नहीं कर सकते हैं, जैसे आपकी स्वास्थ्य सेवाएं हैं। स्वास्थ्य सेवाएं जितने ज्यादा से ज्यादा सरकारी हो वो उतना ज्यादा कुछ अच्छा है हमारे देश के लिए। जैसे सैन्य बल है हमारा, उसको हम प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते हैं, सैनिकों को प्राइवेट नहीं कर सकते हैं। अब प्राइवेट में सैनिक 10 दिन के लिए रख लिया, 10 दिन बाद दूसरा मिलेगा, तो वो प्राइवेट नहीं होती है। लेकिन ये सब समझ लाने के लिए दोस्तों आपको काफी हद तक गहराई तक पढ़ाई करनी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए उससे आगे निकलकर उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण से सकारात्मक रूप से जुड़े हुए तर्क जो होंगे दोस्तों वो क्या होंगे? प्रबल होंगे। आशा करता हूं ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये 10 पॉइंट आपको समझ में आ गए हों तो जल्दी से कमेंट करके लिख दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया है। फिर आगे हम लोग 2-3 क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो दोस्तों ये जो 10 पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए थे, ये 10 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इनको बिल्कुल रट लीजिएगा, 1-2 बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि किसी व्यक्ति विशेष एवं उसकी शिक्षाओं पर आधारित तर्क दुर्बल होते हैं। किसी भी तर्क में अगर कथन की बात को दोहरा दिया जाए तो तर्क क्या होता है? दुर्बल होता है। किसी अखबार, किसी नेता और किसी व्यक्ति विशेष पर आधारित तर्क दुर्बल होंगे। कल्पनाओं एवं धारणाओं पर आधारित तर्क दुर्बल होते हैं। किसी भी देश की नीति के साथ तुलना कर दी जाए तो तर्क दुर्बल होते हैं। जादू, रहस्य, टोना, चमत्कार जैसे शब्द और उन पर आधारित, उन भावनाओं पर आधारित तर्क दुर्बल होते हैं। स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से जुड़े तर्क, सकारात्मक रूप से जुड़े तर्क प्रबल होते हैं। किसी देश की शिक्षा से हमने बता दिया आपको, नीति से अगर तुलना कर दी जाएगा तो क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा। उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण से जुड़े हुए सकारात्मक रूप से तर्क क्या होंगे? प्रबल होंगे। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं। इन पॉइंट्स के आधार पर आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। आइए 2 क्वेश्चन हैं, देखते हैं जल्दी से हम लोग। जल्दी से इन दोनों का आप लोग जवाब दीजिए। अब नहीं लगता है मुझे कि क्वेश्चन फर्स्ट किसी का गलत होना चाहिए। क्या पेड़ों की कटाई पर रोक लगा देनी चाहिए? हाँ, पेड़ों की कटाई पर रोक लगा देनी चाहिए। जल्दी से बताइए इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? जी हाँ, सभी लोगों का सही है। ये तर्क दुर्बल होगा। क्या होगा दोस्तों? दुर्बल होगा। क्यों दुर्बल होगा? क्योंकि कथन की बात को तर्क में क्या कर दिया गया है? दोहरा दिया गया है। केवल हाँ लगा के और पूरा कथन क्या कर दिया गया? दोहरा दिया गया। दूसरा क्वेश्चन, क्या धूम्रपान को पूर्णतः वर्जित कर देना चाहिए? नहीं, इससे तंबाकू उद्योग पर बुरा असर पड़ेगा और काफी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। दोस्तों आप लोग को ये लोग भटकाना चाहेंगे, लेकिन आपको भटकना नहीं है। आपको वो 10 पॉइंट्स याद रखने हैं, उन्हीं के आधार पर काम करना है आपको। अब देखिए, धूम्रपान ये आपके किससे संबंधित है दोस्तों? स्वास्थ्य से भी संबंधित है और पर्यावरण से भी संबंधित है। अब अगर इसको बंद करने पर नाराज हो रहा है कोई, सेकंड निष्कर्ष लिखा होता नहीं, इससे धूम्रपान करने वाले नाराज हो जाएंगे। तो नाराज हो जाएंगे, 4 रोटी ज्यादा खाएंगे जाके घर बैठ के, तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इससे कोई मतलब नहीं है सरकार को। रोजगार के दूसरे साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन अगर स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ा संबंध है, तर्क जुड़ा हुआ है और सकारात्मक रूप से जुड़ा हुआ है तो वो सही होगा, और नकारात्मक रूप से जुड़ा हुआ है तो वो क्या होगा? गलत होगा। देखिए, नहीं, इससे तंबाकू उद्योग पर बुरा असर पड़ेगा और काफी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये कह रहा है धूम्रपान वर्जित कर देना चाहिए और ये कह रहा है नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है दोस्तों? गलत है, यानी क्या है? दुर्बल है। ये भी क्या है? दुर्बल है। अब बताइए इन दोनों क्वेश्चंस में किसी को कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं। और आशा करता हूं कि आपको आज स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन और तर्क के कई सारे
जो आपके अंदर जिज्ञासाएं होंगी, कई सारे प्रश्न होंगे, उनका जवाब अभी तक के वीडियो में आपको मिल चुका होगा। इस वीडियो को जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग पूरा देखें। कथन एवं तर्क आपका गलत नहीं होगा, ये हमारा वादा है आपसे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का एक सेट लेके आऊंगा, जिसमें लगभग आपके 15 से 20 क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन होंगे, वो पूरे मैं आपसे लगवाऊंगा। तो इस वीडियो को दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को जो पहली बार जुड़े हुए हैं उसको सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।